हाय, दिस इज कोमल चौधरी एंड आई वेलकम टू ऑल एट द यूट्यूब चैनल GS365। और आज का हमारा सेशन करंट अफेयर से रिलेटेड है, जहां पर हम देश और दुनिया की खबरों के बारे में एनालिसिस करते हैं अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अभी हमने बात की, कल हमने एक सेशन किया था जहां पर मैंने आपको SSC CGSL का नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, तो वहां हमने सिलेबस को ब्रेक किया था, तब आपको पता चलेगा कि करंट अफेयर्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, सो जिन लोगों ने वो सेशन किया है उनको पता होगा कि हमने जीएस का सिलेबस ब्रेक करके देखा था, जहां पर हमने समझा था कि जो करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस है वो सबसे ज्यादा है। इवन करंट अफेयर्स ही कहा गया है पढ़ने के लिए। ठीक है, चलो तो उसी को देखते हुए हम कवर करते हैं करंट अफेयर्स विद स्टैटिक पार्ट, ताकि आपकी करंट अफेयर के साथ साथ जो स्टैटिक पार्ट है वो भी कवर होता चले जो न्यूज़ में है। क्योंकि ट्रेंड यही है एग्जाम का कि जो चीज़ें न्यूज़ में है उन्हें आप पढ़िए और साथ साथ उनका बैकग्राउंड भी जानिए कि कोई चीज़ न्यूज़ में है तो उससे जुड़ी संस्था क्या है, उसका विकास कब हुआ है, किन परिस्थितियों में उसका विकास हुआ, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, ऐसी चीज़ें, या फिर कोई इवेंट है तो उसका थीम क्या है, वो इवेंट कब से स्टार्ट हुआ है। तो न्यूज़ के साथ साथ हमें कवर करना होगा स्टैटिक पार्ट, ताकि हम समझ पाएं कि चीज़ें किस तरीके से चल रही हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे हम फर्स्ट न्यूज़ के साथ। तो फर्स्ट न्यूज़ हमारा है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मुंबई में प्राक्कलन समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। न्यूज़ सिंपल सा है कि ओम बिरला जी ने, जो लोकसभा स्पीकर हैं, उन्होंने प्राक्कलन समितियों का उद्घाटन किया। ठीक है, तो सिंपल न्यूज़ है, बट हमारे लिए जो स्टैटिक पार्ट में पढ़ना है वो संबंधित है समितियों से, या कि जो समिति कितने प्रकार की होती हैं, उन्हें क्यों बनाया गया है और अभी कितनी समितियां भारत में काम करती हैं। ठीक है, तो समितियों को क्यों बनाया गया था, समितियों को, मुझे एक सिंपल सा बताइए। संसदीय समितियों में क्योंकि ऐसा होता है कि हर नियम जो बनेगा वो संसद के पटल पर रखा जाता है, डिस्कशन होता है, फिर वोटिंग होती है, एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में समय बहुत लगता है, उस समय को बचाने के लिए, ठीक है, और जिस विषय पर कोई विधेयक आया है उस विषय से संबंधित जो विशेषज्ञ हैं उनकी राय लेने के लिए ऐसी कमेटियों का गठन किया जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इन समितियों के गठन को लेकर के, तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 118 की धारा 1 के माध्यम से दोनों सदनों में समितियों का गठन किया जाता है। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 118 कहता है कि समितियों के संबंधित जो नियम कानून होंगे वो 118 में दिए गए हैं। ठीक है, क्लियर। जब हम बात करें समितियों की, तो समितियां दो प्रकार की होती हैं, स्थायी समितियां और तदर्थ समितियां। ठीक है, स्थायी समितियां क्या होती हैं? जो वार्षिक रूप से गठित की जाती हैं, उन्हें स्थायी समितियां कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करें वित्तीय समिति हो गई, विभागीय स्थायी समिति हो गई, पूछताछ के लिए हो गई समितियां, ठीक है, या फिर किसी जांच के लिए समिति, राइट। तो ऐसे ही कई समितियां हमें देखने को मिलती हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्थायी समिति, जो हर वर्ष गठित की जाती हैं। ठीक है साहब, इसी तरीके से दूसरी प्रकार की समितियां होती हैं तदर्थ समितियां। कौन सी समितियां? तदर्थ समितियां। ये समितियां सिर्फ किसी विशेष कार्य को करने के लिए बनाई जाती हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं थोड़ा सा, समितियां दो प्रकार की, स्थायी समिति और जिसे अस्थायी बोल रहे हैं वो होते हैं तदर्थ समिति। कौन सी? तदर्थ समिति। ठीक है साहब, ठीक, इसमें एग्जांपल लिख लो, वित्तीय समिति, एक और लिख लो विभागीय समिति। ठीक है, तदर्थ समिति अलग अलग कार्य के लिए बनाई जाने वाली समिति है। ठीक है साहब, तदर्थ समिति अलग अलग कार्यों के लिए बनाई जाने वाली समिति है। ठीक है, तो जो तदर्थ समितियां हैं, इन समितियों की अगर मैं बात करूं, इन समितियों में जो इंपॉर्टेंट होती है वो होती है जांच समितियां या फिर सलाहकार समितियां। कौन समितियां? जांच समितियां या फिर सलाहकार समितियां। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट। अस्थायी समितियां क्या हो गई? जो किसी विशेष कार्य के लिए स्थापित की जाती हैं, बनाई जाती हैं, उन्हें अस्थायी समितियां कहते हैं या फिर तदर्थ समितियां कहते हैं। ठीक है, क्लियर पॉइंट, क्लियर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट होता है एक प्रकार की समितियां और होती है प्राक्कलन समितियां। प्राक्कलन समितियां जो यह बताती हैं कि जो मितव्ययता है या फिर कोई संसद का कार्यकुशलता हो गया, प्रशासन में सुधार किए जा सकते हैं या नहीं, इन चीजों के बारे में जो समिति बनाई जाती है इन चीजों के लिए, उन्हें बोलते हैं प्राक्कलन समितियां। ठीक है, क्लियर पॉइंट, क्लियर। ठीक है, इसी तरीके से एक होती है हमारी, ये तो प्राक्कलन समिति हो गई,
इसका गठन किस लिए किया जाता है? हमने बात की कि कोई भी कार्य है, ठीक है, उसकी कार्यकुशलता, प्रशासन में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, यह सलाह देती है। जैसे कि मुझे कोई कार्य करना है, जैसे कि मुझे कहीं पे कोई, सपोज करो किसी के बजट के लिए, किसी के लिए मुझे पैसा देना है, पुल बनाने के लिए, सपोज कर लेते हैं पुल बनाने के लिए पैसा देना है, तो हमने बजट बनाया कि वो पुल बनेगा 80 लाख रुपए में, ठीक है। तो यह समिति क्या करती है, उस 80 लाख को इस तरीके से बताती है कि आपको इस तरीके से काम कर सकते हैं, यानी कि जो पैसा है उसे सही से लगे, सही से इस्तेमाल हो, उस तरीके की क्या है सलाह देती है। मितव्ययता बोलते हैं कि वेस्टेज ना हो, चीजों का, संसाधनों का वेस्टेज ना हो और तरीके से उसको खर्चा हो। तो ये फिर आकलन बताती है कि इसका आप इस तरीके से खर्च कर सकते हैं, या फिर ये और ऐसा समझ सकते हैं कि प्राकलन समिति कुछ विकल्प प्रोवाइड कराती है, और जो काम मुझे करना है उस कामों को करने के विकल्प प्रोवाइड कराती है, ठीक है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, ठीक, क्लियर। इस तरीके से इन समितियों से अलग एक समिति आती है, सार्वजनिक उपक्रम समिति, ठीक है साहब। इस समिति का क्या कार्य है? तो यह समिति जो होती है, यह स्पेशली बनाई जाती है उपक्रमों के लिए, जो उनका जो परफॉर्मेंस है उसे जांच करने के लिए। उपक्रम यानी कि उद्यमों को जांचने के लिए, उनके कार्य को जांचने के लिए, उनके परफॉर्मेंस को देखने के लिए इस समिति का गठन किया जाता है, ठीक है। तो यह क्या करती है, जो उपक्रम होते हैं, जो उद्यम है, उनकी दक्षता को देगी, एफिशिएंसी और उनकी स्वायत्तता को बनाए रखती है, बट क्या करती है, उनका परफॉर्मेंस चेक करती है, ठीक है। बट यह भी एक सलाहकार समिति होती है। अब मुझे बताओ, कोई उपक्रम है, कोई इंडस्ट्री है, उसकी जांच कर सकती है सार्वजनिक उपक्रम समिति, ठीक है साहब। बट क्या डेली का कार्य किस तरीके से हो रहा है, क्या कर रहे हो, वो डेली पहुंच जाएगा क्या? नहीं। तो समझे, वो जांच कर सकती है, बट जो डेली बेसिस का जो कार्य होता है, डेली का जो उनका कार्य है, उसकी जांच वो नहीं कर सकती, उसका निरीक्षण नहीं करेगी, उसकी जांच नहीं कर सकती कि आप डेली पहुंच जाओ कि मुझे दिखाई फाइल, फिर पहुंच जाओ अगले दिन, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो जो रोजमर्रा का काम है, जो डेली बेसिस का काम है, उस काम को यह जांच नहीं सकती है, हालांकि उसके परफॉर्मेंस को यह देख सकती है, परफॉर्मेंस की जांच कर सकती है, ठीक है। तो इसका काम है परफॉर्मेंस देखना। उसका काम है कि कोई भी कार्य मितव्ययता से हो, कोई भी कार्य मितव्ययता से हो, हर कार्य में मितव्ययता बढ़ती जा सके, यानी कम से कम संसाधनों का प्रयोग करके अधिक से अधिक आउटपुट लिया जा सके। प्राकलन समिति इस तरीके का सलाह देती है। वही सार्वजनिक समिति क्या सलाह दे रही है, जो परफॉर्मेंस है इंडस्ट्री का, उनको चेक करने के लिए यह बनाई, उनको जांचने के लिए बनाई गई समिति। इसी तरीके से एक और समिति होती है, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति, अभी हम और बात करेंगे समितियों को लेकर। लोक लेखा समिति, ठीक है। यह समिति क्या करती है, यह समिति जैसे कि कैग हो गया, उसकी रिपोर्ट की जांच करना, ठीक है, या फिर जो कार्यपालिका की जो वित्तीय जवाबदेहिता सुनिश्चित कराती है। कैसे कराती है, क्योंकि इसका जो अध्यक्ष होता है वह विपक्ष का नेता होता है, यानी कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है वह पीएसी का क्या होता है, चेयरमैन होता है। इसी क्यों, क्या, ताकि सही तरीके से जो योजनाएं हैं, जो सरकार ने परियोजना बनाई, जो योजना बनाई सरकार ने, उनकी जांच की जा सके तरीके से, अच्छे तरीके से, ठीक है। यानी कि पीएससी का क्या है, पीएससी काम करती है, जैसे कैग की रिपोर्ट आ गई या फिर कोई सरकार की योजना है, ठीक है, उसकी जांच के लिए पीएससी को गठन किया जाता है। इसका अध्यक्ष होता है लीडर ऑफ अपोजिशन, और लीडर ऑफ अपोजिशन अध्यक्ष होगा तो क्या होगा, वो बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करेगा, जांच करेगा और क्या करेगा, जो योजना है उसका पोस्टमार्टम कर देगा तरीके से, ठीक है। तो जब अगली बार सरकार को योजना बनाएगी तो ध्यान रखेगी कि लोक लेखा समिति है जो हमारी योजनाओं को चेक करेगी और क्या करेगी, क्या उन्हें क्रिटिक्स हमें देंगे, आलोचनात्मक फीडबैक हमें मिलेगा, ठीक है साहब। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं, जो 2G स्पेक्ट्रम हुआ था उसके लिए उसकी भी जांच पीएससी ने ही की थी, ठीक है साहब, क्लियर। तो समझ आ गया, यहां तक क्लियर है। चलो हम आते हैं वापस से स्थायी समितियां। स्थायी समिति जो होती है, ये तो अभी हमने बात की थी, स्थायी समितियां जो स्थायी रूप से स्थापित की जाती हैं, ठीक है। तो क्लियर बात है कि भाई मंत्रालय में, हर मंत्रालय में समिति होगी तो वो निश्चित होगी। तो स्थायी समिति लगभग भारत में आज की डेट में 24 समितियां काम कर रही हैं। कितनी काम कर रही हैं? 24 समितियां हैं जो स्थायी रूप से काम करती हैं, ठीक है। और प्रत्येक समिति में 31 सांसद होते हैं। कितने होते हैं? 31 होते हैं साहब, 31 सांसद होते हैं, 31 सांसद होते हैं। कितने सांसद होंगे? 31 सांसद होंगे। 31 में 21 लोकसभा से होंगे, 21 लोकसभा से होंगे और 10 राज्यसभा से होंगे। जो स्थायी समितियां होती हैं उन समितियों को सुन लीजिए सर। जो स्थायी समितियां होती हैं उन समितियों में 31 सदस्य होते हैं, जिसमें 21 सदस्य लोकसभा से होते हैं और
10 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। क्लियर पॉइंट। अगर मैं बात करूं प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति होते हैं 30 सदस्य। कितने सदस्य होते हैं? 30। और सारे सारे कहां से होते हैं? लोकसभा से होते हैं, यानी कि ये लोकसभा में आपको देखने को मिलेगा। लोकसभा इसी तरीके से अगर हम बात करें सार्वजनिक उपक्रम समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं, जो कि 15 लोकसभा से होंगे और 7 राज्यसभा से। तो ये 15 + 7, ठीक है साहब, ये लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इसी तरीके से लोक लेखा समिति में कितने होते हैं भाई? लोक लेखा में 22 होते हैं, 15 + 7, ये लोकसभा से और ये राज्यसभा से। क्लियर है यहां तक ये पॉइंट? क्लियर है यहां तक ये पॉइंट? तीनों चीजें क्लियर हो चुकी हैं भाई, ठीक है। तो ये हमारा था ओवरऑल समितियों से संबंधित टॉपिक। दोबारा सुन लीजिए, लोकसभा अध्यक्ष ने प्राक्कलन समिति के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया था, ठीक है साहब। ये न्यूज थी। हमने बात की समितियों के प्रकार, समितियां क्यों बनाई जाती हैं, क्या कारण होता है समिति का, ठीक है, हमने सबको लेके बात की। इसके बाद हमने देखा कि स्थायी समिति कौन कौन सी हैं, एग्जाम्पल ग्रुप में मैंने बताया, फिर अस्थायी समितियां बताई। इसके बाद हमने 3 समितियों का बात की, ठीक है। अभी ओवरऑल भारत में 24 स्थायी समितियां कार्यरत हैं, ठीक है साहब। क्लियर पॉइंट? क्लियर पॉइंट। चलो नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, ये हमारा हो गया खत्म। नेक्स्ट न्यूज क्या है कि प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती का IIT खड़गपुर का नया निदेशक चुना गया है। पहले तो ये को कर लो और IIT, ठीक है साहब। तो न्यूज दिख गई कि प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को IIT खड़गपुर का नया निदेशक नियुक्त किया गया है, ठीक है। चक्रवर्ती का कार्यकाल 5 वर्ष या 17 वर्ष की आयु तक है, जो भी पहले होगा, ठीक है साहब। उन्हें हाल ही में इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान में 2026 में TWSA पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा सूक्ष्म और नैनो स्केल द्रव प्रवाह में उनके अग्रणी शोध के लिए दिया गया। किसे दिया गया है? यूनेस्को द्वारा दिया गया है। सूक्ष्म और नैनो स्केल द्रव प्रवाह के लिए दिया गया है, और यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है, ठीक है साहब। तो जो TW है ये दिया जाएगा यूनेस्को के द्वारा, ठीक है साहब। चक्रवर्ती ने इंजीनियरिंग अनुसंधान के लिए 2022 में इन्फोसिस पुरस्कार भी जीता, राइट। उन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो ये इनके अवार्ड थे जो इन्हें दिए गए हैं। हालांकि इनके पास विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एक फेलोशिप दी जाती है, ठीक है, जिसका नाम है सर JB बोस राष्ट्रीय फेलोशिप, वो भी इन्हें मिली हुई है, ठीक है। और ये किसका स्थान लेंगे? अमित पात्रा का। किसका लेंगे? अमित पात्रा का, ठीक है। तो किसका स्थान ले रही है? ये अमित पात्रा का स्थान लेंगे, ठीक है साहब। अमित पात्रा का स्थान ये लेंगी, राइट। और इनके नाम पर 100, समझ लो 100 क्या है? 100 इनके क्या है? शोध हैं, 100 शोध हैं इनके नाम, ठीक है। मतलब काफी ही रेपुटेशन है इनकी, बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, तभी इनको IIT खड़गपुर को के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। क्लियर? चलो, तो बस बहुत ही छोटा सा न्यूज था, जिनके बारे में बता दिया। हो सकता है क्योंकि यूनेस्को से इनको अवार्ड मिला हुआ है, यूनेस्को संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, इसीलिए ये न्यूज और ये मैंने थोड़ा आपके बारे में इनके बारे में बताया। बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी है जिनके बारे में यहाँ पर इतने अवार्ड मैंने लिखा है। पर्पज यही था कि ऐसे अवार्ड और यूनेस्को वाला विशेषकर आ जाएगा एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए किस व्यक्ति को मिला हुआ है। तो क्या नाम है इनका? प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती। अब आइए नेक्स्ट न्यूज की तरफ। उत्तर प्रदेश ने सरकारी ई-मार्केट प्लेस के माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक खरीद में शीर्ष राज्य बन गया है। यानी ई-मार्केट प्लेस में डिजिटल माध्यम से खरीद के क्या बन गया है? फर्स्ट पोजीशन किसकी हो गई है? उत्तर प्रदेश की हो गई है। इसने क्या किया है? राज्य ने वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2024-25 के बीच 65,210 करोड़ रुपए की कुल खरीद की थी, ठीक है। GAM 11,000 से अधिक उत्पाद श्रेणी प्रदान करता है और यह 330 श्रेणियों में सेवाएं भी प्रदान करता
है। उत्तर प्रदेश में जीएम क्या है, एक डिजिटल प्लेस है, ई मार्केट प्लेस है, जहां पर ये सब सेवाएं और क्या है रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो वहां से ये कितनी श्रेणी प्रदान करता है, 11,000 श्रेणियों में डील करता है और 330 प्रकार की सेवाएं जीएम देता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 5 साल की अवधि में डिजिटल में लगातार वृद्धि हमें देखने को मिली है। ठीक है, बस एक कोविड के दौरान थोड़ा सा डिप आया था, बट लगातार ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश में। और शहरी विकास विभाग ने राज्य में सबसे अधिक खरीद करने वाली इकाई बना है, यानी कि उत्तर प्रदेश में भी जो शहरी विभाग है वहां पर सबसे अधिक हमें वृद्धि देखने को मिली है। क्लियर? ऐसा क्यों हो पाया है? क्योंकि सन 2024 में उत्तर प्रदेश ने अपने खरीद नियमों में परिवर्तन किया था, जिसके माध्यम से उसने जीएएम मानक के अनुरूप अपने नियम बना दिए थे, वित्तीय नियम 2017 के माध्यम से। ठीक है साहब, दोबारा सुन लीजिए, ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि यूपी उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय अधिनियम 2017 में परिवर्तन किए थे और उन्हें जीएम के अनुरूप बनाया था। ठीक है, ताकि जो सेवाएं हैं और जो रिसोर्सेज हैं उनका फायदा उठाया जा सके। ठीक है, क्लियर? तो इसी वजह से हम वृद्धि देखने को लगातार मिल रही है। इसके माध्यम से हम क्या देख पा रहे हैं, एक सुव्यवस्थित और एकीकृत डिजिटल खरीद प्रणाली हमें मिलती है, जीएएम। ठीक है, क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? चलो क्लियर है तो आगे आते हैं। ब्रिटेन सांसदों के असाध्य पर बीमारों के इलाज के विधेयक को मंजूरी दे दी है। यूनाइटेड किंगडम हाउस ऑफ कॉमन्स ने इंग्लैंड और वेल्स में गंभीर रूप से बीमार लोगों को अपना जीवन समाप्त करने की अनुमति देने के लिए असिस्टेंट डाइंग बिल को पास कर दिया है। ठीक है, यूके ने एक बिल पास कर दिया है, असिस्टेंट डाइंग बिल, जहां पर क्या करें, वो अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं, डेथ को प्राप्त कर सकते हैं। असिस्टेंट डाइंग से क्या तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति को जानबूझकर अपना जीवन समाप्त करने में सहायता करने के कार्य से है। ठीक है, असिस्टेंट डाइट का मतलब क्या हो गया, असेंडिंग डाइट का मतलब क्या हो गया, असिस्टेंट डाइट का मतलब हो गया कि किसी व्यक्ति को जानबूझकर अपना जीवन समाप्त करना है और उसकी हेल्प कोई व्यक्ति करे। यह बिल केवल इंग्लैंड और वेल्स के उन लोगों पर लागू होगा जिनके पास जीने के लिए 6 महीने से कम की अवधि बची है। यानी कि डॉक्टर ने कह दिया कि 6 महीने से कम समय आपके पास, आप सेवा पानी कर लीजिए। तो ऐसी परिस्थिति में क्या कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति उनकी असिस्टेंट डाइट करा सकता है, हेल्प कर सकता है उनको मरने में, मतलब उनकी डेथ को प्राप्त करने में। ठीक है, तो ऐसा कोई और भी देश है? जी हाँ, स्विट्जरलैंड ऐसा पहला देश है जिसने ये इसको लागू किया था, जिसने 1942 में डाइंग को वैध बना दिया था। यानी स्विट्जरलैंड ऐसा देश है जिसने 1942 में ही यह अधिनियम पास कर दिया था। ठीक है, चलो क्लियर? कुछ है नहीं। यूके में एक बिल पास किया है असिस्टेंट डाइट के लिए, जिसमें क्या होगा, 6 मंथ से कम, अगर कोई व्यक्ति है जिसके पास 6 मंथ से कम का समय बचा है तो वह जानबूझकर अपनी मृत्यु को प्राप्त कर सकता है। बस सिंपल सी बात है। और स्विट्जरलैंड ऐसा पहला देश बना था 1942 में। अब आइए नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज क्या है कि सरकार ने, एक मिनट, सरकार ने विकसित भारत 2047 के तहत किशोरियों को कौशल प्रदान करने के लिए नव्या की शुरुआत की है। 24 जून 2025 को सरकार ने नव्या युवा किशोरियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के जरिए आकांक्षाओं को पोषण करने का कार्यक्रम शुरू किया। यानी कि सरकार ने एक योजना प्रारंभ की है जिसे बोल रहे हैं नव्या। यह है किशोरियों के लिए, यानी कि लड़कियों के लिए इसे किया गया है इनिशिएट, यानी प्रारंभ लड़कियों के लिए किया गया है। क्लियर? और इसमें क्या होगा, इसमें लड़कियों को, जो किशोर हैं, किशोरियां मतलब एडल्ट लड़कियां, उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी कि महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है। ठीक है, इसे किस पहल को किसने प्रारंभ किया गया? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया। दोनों मंत्रालयों का संयुक्त पहल है, क्योंकि महिलाओं से जुड़ी बात होगी तो महिला विकास मंत्रालय आएगा ही आएगा, और स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है तो कौशल विकास मंत्रालय आएगा ही आएगा। ठीक है, नव्या एक पायलट पहल है जिसका उद्देश्य 16-18 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों को मुख्य रूप से गैर पारंपरिक नौकरी भूमिकाओं में कक्षा 10 की न्यूनतम योग्यता के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। जो ये योग्यता है 10वीं पास योग्यता रहने वाली है, और इसके माध्यम से क्या हो रहा है कि गैर पारंपरिक नौकरी, यानी कि प्रॉपर वो नौकरियां नहीं होंगी, लेकिन क्या होगा, आपको एक प्रशिक्षण, आपको एक व्यवसाय करने की जो ट्रेनिंग है वो दिया जाएगा। ठीक है साहब। लॉन्च कार्यक्रम दौरान PMKEY और PM विश्वकर्मा प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। इस जो ये योजना प्रारंभ की गई थी, इसी योजना के दौरान जो PM विश्वकर्मा प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। छोटी सी न्यूज है। ठीक है, PM विश्वकर्मा योजना कब स्टार्ट हुई थी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे प्लीज। बहुत इंपॉर्टेंट योजना थी, बहुत इंपॉर्टेंट योजना थी PM विश्वकर्मा योजना।
उसके तहत क्या कुछ प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि पीएम विश्वकर्मा योजना कब प्रारंभ की गई थी? ठीक है, एक मिनट। ठीक है, इससे हमें क्या क्या हम फायदा कर पा रहे हैं? हम इस योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे सकते हैं। इससे क्या होगा? महिला आत्मनिर्भर बनेगी। और जो हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसमें लगभग आधी जनसंख्या हमारी महिलाएं हैं, तो हम क्या करेंगे? रिसोर्सेज के रूप में भी कहीं ना कहीं उनका प्रयोग कर सकते हैं एज ए ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, तो इससे समावेशिता को बढ़ावा मिलेगा और भारत के जो ग्रोथ स्टोरी है उसमें वो एक योगदानकर्ता के रूप में भी हमें देखने को मिलेंगी। राइट, तो कहीं ना कहीं जो हमारा आधा रिसोर्सेज हम यूज नहीं कर पा रहे थे तो उसको हम यूज कर सकते हैं इसके माध्यम से। ठीक है साहब, चलो आते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दूसरे वर्ष के भाषणों को विंग्स टू दी आवर होप्स वॉल्यूम 2 निकाला जा रहा के रूप में जारी किया गया। 23 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाषण संकलन विंग्स टू आवर होप वॉल्यूम 2 जारी किया गया। इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ इस न्यूज में सिंपल सी बात है कि जो प्रेसिडेंट साहब के जो भाषण होते हैं उनको ये संकलित करके उनकी बुक निकाली जाती है जिसका टाइटल क्या है? विंग्स टू आवर होप्स। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम 2 निकाला गया है। निकाला किसने? इसे राष्ट्रपति भवन द्वारा संकलित किया जाता है और प्रकाशन विभाग कौन है? प्रकाशन विभाग, ध्यान सुनिए, प्रकाशन विभाग और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा लिखा हुआ है यहाँ पे, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है। ठीक है, यह है ई बुक होगी, ई बुक भी हो सकती है, ई बुक भी होगी, हिंदी में भी अवेलेबल होगी और अंग्रेजी, यानी कि सॉफ्ट कॉपी मिलेगी। ई बुक होता है सॉफ्ट कॉपी, ई बुक होगी और हिंदी में भी होगी और साथ ही साथ इंग्लिश में भी होगी। ठीक है, क्लियर? हाँ, तो यही था आज का टाइटल। सो न्यूज़ इतना ही था आज का। आई होप आपको मजा आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग द वीडियोस। कीप सब्सक्राइब एंड कीप स्माइल एंड हैप्पी। So thank you very much once again. All the best.